Hello everyone, welcome back to the channel. So our next series is from today started on. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, the first question is the virus that cause smallpox is. The virus that cause smallpox उसको क्या कहते हैं? कौन सा वायरस है that is responsible for causing of smallpox? So for here it is written influenza. Influenza you know ये जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन करता है. रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन करता है इन्फ्लुएंजा. और क्या स्मॉल पॉक्स रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है? वेरिसेला. वेरिसेला इज अ वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस that is responsible for chicken pox. So the correct option is answer third answer. The variola virus is responsible for causing of smallpox. It is a viral infection. It is a viral infection. Variola is a viral infection, and now the smallpox is eradicated. Now the smallpox is eradicated from our country India. Now ये smallpox का जो वायरस है ये कब eradicate हुआ है? ये you have to answer this question in comment section कि smallpox का जो वायरस है ये eradicate कब हुआ है? So answer this question in the comment box. Next question is the risk factor like obesity, hypertension, type 2 diabetes mellitus, increase risk of cardiovascular disease. मतलब कोई पर्सन है वो ओबेसिटी के रिस्क पर है, हाइपरटेंशन के रिस्क पर है और टाइप 2 जो डायबिटीज़ है इसके रिस्क फैक्टर पे है. तो इस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के. जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसके इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? डंपिंग सिंड्रोम. डंपिंग सिंड्रोम एक कंडीशन है जो देखने को मिलती है पोस्ट गैस्ट्रेक्टॉमी जो है, डंपिंग सिंड्रोम जो कंडीशन है ये पोस्ट गैस्ट्रेक्टॉमी देखने को मिलती है. तो पोस्ट गैस्ट्रेक्टॉमी इज नॉट रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सो दिस विल नॉट द आंसर. सेकंड क्या है हमारा? डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी 21 की वजह से होता है. डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी 21 की वजह से होता है और ये एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है. और क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी का यहाँ इस कंडीशन से ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस से कोई लेना देना नहीं है. सो ये भी एक गलत आंसर है. नेक्स्ट क्या है? डिसलिपिडीमिया. डिसलिपिडीमिया मीन्स हाइपरलिपिडीमिया. हाइपरलिपिडीमिया मीन्स increase level of serum cholesterol. बट यहाँ पर हमें क्या दिया? ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस. सो डिसलिपिडीमिया भी यहाँ पर आंसर नहीं जाएगा. द करेक्ट आंसर इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम. द मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज द करेक्ट आंसर. अब यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट दिया हुआ है ओबेसिटी. ओबेसिटी को हम समझते हैं कि ओबेसिटी है क्या चीज़. ओबेसिटी तो पहले कि आपको ओबेसिटी को फाइंड आउट करना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि ओबेसिटी किसी पर्सन को है. ये हम पता कैसे करेंगे कि ये पर्सन जो है ये ओबेस है? क्या हमने देख लिया कि बहुत मोटा एक इंसान है मतलब वो ओबेस है? नो.
ओबेसिटी को हम कैसे पता करेंगे, एक हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का निकालने के लिए हमें क्या करना है, वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। मतलब हमें वेट जो है ये केजी में लिखना पड़ेगा और हाइट जो है ये मीटर में लिखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, अगर लेस देन 18.5 रिजल्ट है, दैट मीन्स द पर्सन इज अंडर वेट, द पर्सन इज अंडर वेट। And if the result is between 18.5 to 24.9, the result will be normal। ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल है। एंड इफ़ द रिज़ल्ट, अगर रिज़ल्ट जो है 25 से लेके 29.9 तक आता है, तो इसको हम बोलेंगे ओवर वेट, इसको हम बोलेंगे ओवर वेट। और अगर कंडीशन जो है वो मोर देन 30 अगर हमारा आता है, तो इसको हम कहते हैं ओबेसिटी, इसको हम क्या कहेंगे, ओबेसिटी। तो हमें कैसे पता चलेगा कोई ओबेस है, बाय द फॉर्मूला ऑफ BMI, BMI का फॉर्मूला निकालेंगे और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि कोई पर्सन जो है वो ओबेस है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या, हमारा फॉर्मूला है वेट इन हाइट अपॉन, वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, और ये उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्या था हमारे क्वेश्चन में, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हम कब बोलेंगे कि किसी को हाइपरटेंशन है, तो अगर हम एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें, अगर हम नॉर्मल एक ब्लड प्रेशर की बात करें, तो एक अडल्ट में 120/80, 120 इज सिस्टोलिक and 80 is diastolic blood pressure, diastolic blood pressure। ये जो है एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एक नॉर्मल अडल्ट में। अब कंडीशन आएगी हाइपरटेंशन की, तो हाइपरटेंशन में कंडीशन आएगी पहली, वो होगी प्री हाइपरटेंशन। पहली कंडीशन आएगी हमारी प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन को हम कैसे डायग्नोस करेंगे, सिस्टोलिक जो है 121 और डायस्टोलिक जो है 81 से लेकर 139 सिस्टोलिक और अगर 89 डायस्टोलिक, अगर इस बीच जो है ब्लड प्रेशर है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। मीन्स मैंने क्या बोला, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो होता है 120/80, एक नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो है 120/80। अगर ये 120 से बढ़ के 121 हो जाए और ये 80 से बढ़ के 81 हो जाए और ये कहाँ तक हो जाए 139 to 89, तो इसको हम कहेंगे प्री हाइपरटेंशन। और अगर 140 सिस्टोलिक, 90 डायस्टोलिक टू 159/99, अगर इस रेंज में ब्लड प्रेशर आएगा, तो इसको हम कहते हैं स्टेज फर्स्ट। दिस इज स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। ओके। और अगर 160/100 टू 179/109 इतना आएगा, तो इसको हम कहते हैं स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। और ये जो हाइपरटेंशन की स्टेज है ये एक इमरजेंसी होती है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। और अगर ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या 179 मोर देन 180/110, तो ये जो कंडीशन है दिस इज मेडिकल अर्जेंसी, दिस इज मेडिकल
अर्जेंसी यानी हाइपरटेंसिव अर्जेंसी की कंडीशन होती है। सो व्हाट वी सी, ब्लड प्रेशर रेंज बिटवीन 160/100 टू 179/109, ये क्या है, स्टेज सेकेंड। और एक क्या है, मोर देन 180/1010। तो अगर इन दोनों, ये जो दोनों कंडीशन है, दिस इज मेडिकल एमरजेंसी एंड दिस इज मेडिकल अर्जेंसी। इन दोनों कंडीशन में क्या है, ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इन दोनों कंडीशन में ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर इस रेंज में है तो यहाँ पर बहुत चांसेस हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो हमारे डैमेज हो सकते हैं। सो दिस इज हाइपरटेंशन। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। व्हाट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस? देखिए, डायबिटीज़ जो है दो टाइप के होते हैं। बेसिकली जो डायबिटीज़ है दो टाइप के होते हैं, बट यहाँ पर एक क्राइटेरिया और है, तो हम यहाँ पे जो डायबिटीज़ है उसको 3 टाइप्स में स्टडी करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें जो पेशेंट है ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है। ये जो पेशेंट है ये डिपेंड होगा इंसुलिन पे, और इंसुलिन हमें फ्रॉम आउटसाइड लेना पड़ता है। आउटसाइड से हमें इंसुलिन को इंसर्ट करना पड़ता है। जो टाइप 2 है इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। टाइप 2 को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास but not in sufficient amount, तो यहाँ पर क्या है, इस कंडीशन को हमें मेंटेन करने के लिए ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स लेने पड़ते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स जो हैं ये हमें लेने पड़ते हैं इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कंडीशन है, it is a condition that occur only during pregnancy, and post pregnancy जो ये कंडीशन है ये नॉर्मल हो जाती है। सो क्या देखा हमने यहाँ पे, पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, सेकेंड इज टाइप 2 डायबिटीज़ एंड टाइप जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, टाइप 2 को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो इंसुलिन डिपेंडेंट जो वर्ड, इससे समझ में आ रहा है कि पेशेंट जो है वो इंसुलिन पे डिपेंड रहेगा और इंसुलिन जो है वो बॉडी के आउटसाइड से हमें लेनी पड़ेगी। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास। पैंक्रियास से इंसुलिन तो बन रहा है बट नॉट इन सफिशिएंट अमाउंट, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जो है हाइपरग्लाइसीमिया को मेंटेन करने के लिए हमें ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स लेने पड़ते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या है, इट इज़ अ कंडीशन दैट अकर ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिर्फ प्रेगनेंसी में होगा एंड पोस्ट प्रेगनेंसी जो कंडीशन है ये नॉर्मल हो जाती है।
तो यहाँ पर ये जो है पूरा क्वेश्चन का, हम जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर डील करेंगे सारे क्वेश्चंस विद प्रॉपर एंड कंप्लीट रेशनल्स हम डील करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, द रिस्क फैक्टर लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, और यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ स्नेलन चार्ट? व्हाट इज द यूज ऑफ स्नेलन चार्ट? स्नेलन चार्ट, पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्नेलन चार्ट जो है ये होता क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि स्नेलन चार्ट होता क्या है। स्नेलन चार्ट एक चार्ट होता है, जो आपने कभी गए होगे आई टेस्ट कराने के लिए तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से लिखा रहता है। पहले एक बड़ा ए लिखा रहेगा, फिर सपोज इधर लिखा रहेगा यू एक्स वी जेड वाई, फिर और छोटा लिखा रहेगा ओ पी एल बी सी, फिर और छोटा लिखा रहेगा डी क्यू आर एम ए ओ पी, इस तरीके से लिखा रहता है। तो आपको क्या है, एक आंख बंद करके रीड करना होता है, फिर नेक्स्ट आई को क्लोज करके रीड करना होता है। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम स्नेलन चार्ट बोलते हैं। अब ऑप्शंस क्या है हमारे पास, टू डायग्नोस जॉन्डिस। तो यहाँ पे मैंने स्नेलन चार्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से चार्ट होता है, इसको आंख बंद करके हम पढ़ते, तो इससे जॉन्डिस डायग्नोस होगा नहीं, ना ही कैटरेक्ट डायग्नोस होगा। टू असेस कलर ब्लाइंडनेस, इसके लिए दूसरा चार्ट होता है, उस चार्ट को हम कहते हैं इशियारा चार्ट, उसको हम कहते हैं इशियारा चार्ट। टू असेस विजुअल एक्यूटी, द करेक्ट आंसर इज 4, टू असेस विजुअल इक्विटी। विजुअल इक्विटी यानी कि कितना हम दूर तक विजन देख सकते हैं, उसको असेस करने के लिए हम यहाँ पे स्नेलन चार्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SARS स्टैंड फॉर, द क्वेश्चन इज SARS स्टैंड फॉर। आपको बताना है SARS का मतलब क्या होता है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम। यहाँ पे आपको सिंपली जो है SARS का फुल फॉर्म बताना है, SARS का फुल फॉर्म बताना है। क्या होता है SARS का फुल फॉर्म, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम, स्टैंडर्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। The first answer is correct answer. Severe acute respiratory syndrome जो है SARS का फुल फॉर्म होता है। Now the next question is, which hormone is responsible for let down reflex during lactation? Your next question is, which hormone is responsible for let down reflex during lactation? कौन सा हार्मोन है जो let down reflex के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो
तो यहाँ पर हमें देखना, पहले तो हमें चाहिए एक हार्मोन, दूसरा हमारा एक रिफ्लेक्स है लेट डाउन, और ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन इज पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। एंड लेट डाउन रिफ्लेक्स इज, मतलब लेट डाउन रिफ्लेक्स का मतलब है बाहर निकलना, दैट मीन्स बाहर निकलना। तो कौन सा ऐसा रिफ्लेक्स है जो ड्यूरिंग लैक्टेशन यानी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क को इजेक्ट करने में हेल्प करता है? लेट डाउन मीन्स इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क को बाहर इजेक्ट करने में हेल्प करता है। द फर्स्ट इज ईस्ट्रोजेन। तो ईस्ट्रोजेन इज अ हार्मोन, ईस्ट्रोजेन इज अ हार्मोन दैट इज मेड इन ओवरी, और ये जो है आगे जाके एफएसएच को इंड्यूस करेगा। नेक्स्ट इन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस बनाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है, और यहाँ पर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन। व्हाट इज प्रोलैक्टिन? प्रोलैक्टिन इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन जो है ये तो मिल्क बनाता है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मिल्क, सिंथेसिस ऑफ मिल्क, तो हमारा आंसर जाता है प्रोलैक्टिन। बट द आंसर विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग लैक्टेशन? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट डाउन रिफ्लेक्स? तो यहाँ आंसर जाएगा हमारा ऑक्सीटोसिन। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। ये कैसे अफेक्ट करता है? व्हेन बेबी विल सक द ब्रेस्ट, जब बेबी जो है वो सक करेगा ब्रेस्ट को, तो यहाँ से सिग्नल जो है हाइपोथैलेमस में जाएंगे, क्या है? व्हेन द बेबी विल सक द ब्रेस्ट, जब बेबी जो है ब्रेस्ट को सक करेगा तो वहाँ से सिग्नल जाएंगे हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो है वहाँ से सिग्नल जनरेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन जाकर ब्रेस्ट पे इफेक्ट करेंगे और वहाँ से मिल्क इजेक्ट होगा। सो द ऑक्सीटोसिन इज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। द करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड, फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड, जो एक न्यू बॉर्न बेबी है, व्हाट इज नियोनेट? नियोनेट इज अ न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न में भी एक होता है अर्ली और एक होता है लेट। अर्ली इज birth to 7 days and later is after 7 days. So this is newborn. न्यूबॉर्न में क्या होता है? अर्ली और लेट। अर्ली किसको बोलते हैं? बर्थ से लेके 7 दिनों तक, और लेटर 7 दिनों के बाद उसको लेट न्यूनेट भी कहते हैं।
So what is our question? First stool of neonate is called. Question is first stool of neonate is called. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सीबम. सो सीबम क्या होता है? सीबम जो है एक तरीके का ऑयली सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है बॉडी से, वो स्टूल से उसका कोई लेना देना नहीं है. सो नॉट द लेनिको. लेनिको इज थिन हेयर्स प्रेजेंट ऑन न्यूबॉर्न बॉडी. वर्निक्स केशियोसा क्या होता है? वाइट चीजी सब्सटेंस कवर दी बेबी बॉडी. वाइट चीजी सब्सटेंस होता है जो बच्चे की बॉडी को कवर करता है. तो यहाँ पर क्या है? लेनिगो तो है जो हेयर थिन हेयर्स होते हैं उनको हम लेनिगो बोलते हैं. वर्निक्स केसियो से क्या है? वाइट चीजी सब्सटेंस कवर द बेबीज बॉडी. सो द मेकोनियम इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड मेकोनियम. फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड मेकोनियम. द करेक्ट आंसर इज थर्ड. मेकोनियम इज द फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट. द फर्स्ट मिल्क सिक्रीटेड बाय मदर. जो मदर है द फर्स्ट जो फर्स्ट मिल्क सिक्रीट करती है. द फर्स्ट मिल्क सिक्रीटेड बाय मदर रिच इन प्रोटीन एंड एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर इज कॉल्ड एज. द फर्स्ट मिल्क सिक्रीटेड बाय मदर, जो माँ है वो फर्स्ट मिल्क सिक्रीट करती है और रिच होता है प्रोटीन में और एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स में, उस मिल्क को हम क्या कहते हैं? होल क्रीम मिल्क, पोस्टपार्टम मिल्क, सप्लीमेंट्री मिल्क और कोलेस्ट्रम. The first milk secreted by mother rich in protein and anti-infective factor is called whole cream milk, postpartum milk, supplementary milk और colostrum. So as कि हमें आंसर जो है क्वेश्चन में मिल गया फर्स्ट मिल्क. आप इस प्रोटीन पे और एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर पे मत फोकस करो. दिस इज ओनली हेयर फॉर कंफ्यूजन. फर्स्ट मिल्क तो हमें सबको पता है पहला दूध इज कोलेस्ट्रम. फर्स्ट मिल्क इज कोलेस्ट्रम. द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय मदर रिच इन प्रोटीन एंड एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर इज कोलेस्ट्रम. द करेक्ट आंसर इज फोर्थ. कोलेस्ट्रम इज द करेक्ट आंसर. Next question is pursed lip breathing seen in. Pursed lip breathing seen in. तो फर्स्ट क्वेश्चन पर्स लिप ब्रीदिंग होता क्या है? व्हाट इज पर्स लिप ब्रीदिंग? What is pursed lip breathing? So pursed lip breathing is breathing by mouth. मुंह से सांस लेना है ना, सांस लेना या फिर मुंह से सांस छोड़ना. इस पर्स लिप ब्रीदिंग. कभी तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो हम मुंह से सांस छोड़ते हैं. दैट इज पर्स लिप ब्रीदिंग. यहाँ पर नॉर्मल जो है हमारा इंस्पायरेशन
और एक्सपायरेशन का रेशियो जो होता है वो होता है 1:2। ये जो है एक नॉर्मल कंडीशन में हमें मिलता है। पर स्लिप जो नॉर्मल कंडीशन में इंस्पायरेशन रेशियो एक्सपायरेशन होता है वो होता है 1:2। बट पर स्लिप ब्रीदिंग में जो इंस्पायरेशन और जो इंस्पायरेशन रेशियो एक्सपायरेशन होता है वो होता है 1:3। मतलब पेशेंट एक बार इंस्पायर करता है उसका 3 गुना ज़्यादा एक्सपायर वो करता है। क्यों करता है? टू एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, टू एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट इज पर स्लिप ब्रीदिंग? पर स्लिप ब्रीदिंग इज सीन इन, पर स्लिप ब्रीदिंग क्या होता है? इज ए ब्रीदिंग पैटर्न विच इज डन बाय माउथ, ब्रीदिंग पैटर्न विच इज डन बाय माउथ। यहाँ पर जो इंस्पायरेशन रेशियो एक्सपायरेशन है, एक नॉर्मल कंडीशन में जो इंस्पायरेशन रेशियो एक्सपायरेशन होता है वो होता है 1:2। बट पर स्लिप ब्रीदिंग में जो इंस्पायरेशन रेशियो एक्सपायरेशन होता है वो होता है 1:3। 1:3 जो है वो नॉर्मल इंस्पायरेशन रेशियो 1:3 जो है वन इंस्पायरेशन रेशियो एक्सपायरेशन होता है पर स्लिप ब्रीदिंग में। और पर स्लिप ब्रीदिंग करते क्यों हैं? टू एक्सक्रीट CO2, CO2 को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए पर स्लिप ब्रीदिंग करते हैं। तो पहला क्या है? निमोनिया, COPD, न्यूमोथोरैक्स और एटिलेक्टेसिस। ऑप्शन में क्या क्या है? निमोनिया, COPD, न्यूमोथोरैक्स और एटिलेक्टेसिस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पर स्लिप ब्रीदिंग करते क्यों है? CO2 को एक्सक्रीट करने के लिए। और COPD एक कंडीशन है को COPD जो कंडीशन है इसमें क्या है? CO2 बॉडी में बहुत रिटेन करती है। COPD कंडीशन में CO2 बॉडी में बहुत रिटेन करती है और CO2 को एक्सक्रीट करने के लिए जो पेशेंट है वो पर स्लिप ब्रीदिंग करता है। तो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, COPD इज द करेक्ट आंसर। पर स्लिप ब्रीदिंग हमें किस में देखने को मिलती है? पर स्लिप ब्रीदिंग हमें देखने को मिलती है COPD में। सो पर स्लिप ब्रीदिंग इज सीन इन COPD. Next question is fetal heart rate is assessed by. Next question is fetal heart rate is assessed by. कौन सी कंडीशन है और कौन से तरीके हैं जिससे हम फीटल हार्ट रेट को असेस कर सकते हैं? सो फर्स्ट जो है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज 120 to 160 बीट्स पर मिनट। बट ये जो है एक्सटेंड हो सकता है 180 बीट पर मिनट पे अगर जो कोई स्ट्रेस की कंडीशन है या फिर कुछ है तो फीटल हार्ट रेट को हम कैसे असेस करेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज 120 to 160 बीट्स पर मिनट। तो फर्स्ट है स्काल्प ब्लड सैम्पलिंग, अल्फा फीटोप्रोटीन, फीटल हार्ट मॉनिटरिंग एंड बोथ A and B। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, बोथ A and C इज
बोथ ए एंड सी, ऑप्शन जो है बोथ ए एंड सी होगा। तो फीटल हार्ट रेट इज असेस्ड बाय अल्फा फीटोप्रोटीन, जो एक टेस्ट है, दिस टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस एबनॉर्मेलिटी, फीटस में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है, इसको डायग्नोस करने के लिए हम अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट करते हैं। तो स्काल ब्लड सैम्पलिंग और फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, ये जो दोनों टेस्ट हैं ये असेस करते हैं फीटल हार्ट रेट को। तो आंसर फोर्थ, बोथ ए एंड सी, फीटल हार्ट मॉनिटरिंग एंड स्काल ब्लड सैम्पलिंग, ये दोनों जो टेस्ट हैं ये हम यूज़ करते हैं फीटल हार्ट रेट को असेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीपीटी वैक्सीन डी स्टैंड्स फॉर, इन डीपीटी वैक्सीन डी स्टैंड्स फॉर, डीपीटी की जो वैक्सीन है इसमें डी किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? In DPT vaccine, D stands for diphtheria. The correct answer is third. DPT vaccine में D stand for diphtheria. इसका कॉस्टिव एजेंट क्या है? कॉस्टिव एजेंट जो है डिप्थीरिया का वो है कॉर्निबैक्टीरियम, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो है ये कॉस्टिव एजेंट होता है। जो डीपीटी है, डीपीटी एक तरीके की किल्ड वैक्सीन है, डीपीटी एक तरीके की किल्ड वैक्सीन है। डोज क्या होती है? डीपीटी की डोज क्या है? डोज जो है डीपीटी की ये है 0.5 ml, दिस इज द डोज ऑफ डीपीटी। और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसका जो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो होता है स्यूडो मेम्ब्रेन, स्यूडो मेम्ब्रेन जिसको हम फॉल्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं, स्यूडो मेम्ब्रेन जिसको हम फॉल्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो इन डीपीटी वैक्सीन डी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरियाई, डिप्थीरिया का कॉस्टिव एजेंट क्या है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। डीपीटी जो है एक किल्ड वैक्सीन है, 0.5 ml इसकी डोज है, और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई का अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दैट इज स्यूडो मेम्ब्रेन जिसको हम फॉल्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। हियर वी सी अ क्वेश्चन जिसमें हमने देखा था हाइपरलिपिडीमिया, है ना, हमने देखा था हाइपरलिपिडीमिया। सो इसको एक बार एलुबरेट करते हैं कि हाइपरलिपिडीमिया होता क्या है। हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है? हाइपरलिपिडीमिया इज इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल। तो इसके कुछ कंडीशन, इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर क्या आएगा? पहला जो है सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है नॉर्मल रेंज क्या है? लेस देन 200 mg पर DL। नेक्स्ट इज ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड, ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड जो नॉर्मल ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड है दैट इज लेस देन 150 mg पर DL, लेस देन 150 mg पर DL।
इसके बाद क्या आता है LDH। LDH का लेवल जो है लेस देन 100 mg पर DL होना चाहिए। फिर आता है हमारा HDL। HDL का लेवल जो है 40 to 60 mg पर DL होना चाहिए। इसमें से जो हमारा LDH है, LDH is also known as bad cholesterol, bad cholesterol, and HDL is known as good cholesterol। तो अगर बॉडी में HDL का लेवल बढ़ा हुआ है दैट मीन्स कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये ब्लड में जो है सीरम ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है, और HDL जो है ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है। तो नॉर्मल जो है सीरम कोलेस्ट्रॉल, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो लेस देन 200 mg पर DL होना चाहिए। ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड्स जो हैं वो लेस देन 150 mg पर DL होना चाहिए। और LDH जो है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लेस देन 100 mg पर DL होना चाहिए। और HDL जो है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो 40 to 60 mg पर DL होना चाहिए। तो ये जो है ये नॉर्मल लेवल्स हैं, नॉर्मल लेवल हैं कोलेस्ट्रॉल के। ये कैसे पता चलेगा आपको? जब भी आप LFT कराओगे, LFT इज़ लिवर फंक्शन टेस्ट। जब भी आप LFT इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये सारे जो लेवल्स हैं ये आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं जिसको हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। स्पेसिफिक टेस्ट जो है लिपिड प्रोफाइल आप करवा सकते हो। इसके अंदर आपको जो स्पेशली जो है ये लिपिड्स के लेवल मिलेंगे। तो हमने क्या देखा था, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है ये होना चाहिए लेस देन 200 mg पर DL। ट्राइग्लिसराइडिहाइड्स जो है ये लेस देन 150 होना चाहिए। और LDH जो है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये होना चाहिए लेस देन 100। और HDL जो है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो 40 to 60 mg पर DL में होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। सो यहाँ पर ये जो हमने देखा, ओबेसिटी हमने देखा, हाइपरटेंशन देखा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस देखा, और डिसलिपिडीमिया जिसको हम कहते हैं हाइपर लिपिडीमिया। हमारा ये क्वेश्चन क्या था? इन DPT वैक्सीन D स्टैंड्स फॉर, DPT वैक्सीन में D स्टैंड किसके लिए करता है? तो इन DPT वैक्सीन D स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कॉस्टिव एजेंट क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो है इसका कॉस्टिव एजेंट है। DPT की जो वैक्सीन है वो 0.5 ml होती है। किल्ड वैक्सीन होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या? स्यूडो मैम्ब्रेन या फिर फॉल्स मैम्ब्रेन। ओके, DPT की जो वैक्सीन है इसमें D स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया। So what is P and T stands for? D stands for diphtheria. So for what P and T stands for? P stands for pertussis and T stands for tetanus. T stands for tetanus. तो डिप्थीरिया में जो है DPT जो वैक्सीन है इसके अंदर D stands for diphtheria, P stands for pertussis एंड T स्टैंड्स फॉर टिटनस। और ये जो है ये किल्ड वैक्सीन होती हैं, ये जो है ये किल्ड वैक्सीन होती है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर C, दैट इज डिप्थीरिया। सो आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हम सेम सीरीज़ हमारी जो और क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज़ है जो आपको नॉर्सेट 5 में प्री को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। हम डेली इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और टिल नॉर्सेट 5 प्री। उसके बाद हम देखेंगे सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऐसे ही हम आगे जो है नॉर्सेट के लिए सीरीज़ कंटिन्यूज रखेंगे।
तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे और उन सबको भी हेल्प मिले नॉर्सेट को फाइट करने में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। आगे हम ऐसे क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।